Mrs. Townsend, please come. One minute. Only. ओ तेरी तो। ये है डालो। ओ। रुक गए। Darn. झूठे? असल में तुम कुछ और कहने जा रहे थे। Oh gosh. Then मिल गया। स्विच यहाँ है और ये रही आपके लिए रोशनी। अब तुम यहाँ पोज बनाकर मत खड़े रहो बोल। रोशनी के देवता से ज्यादा तुम अंधेरे के देव लग रहे हो। लूसी, थैंक यू डोनाल्ड। डोनल्ड? क्या फर्क पड़ता है आप मुझे डोनाल्ड कहें या फिर कुछ और। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बुल की शक्ल डोनल्ड से ज्यादा प्लूटो से मिलती जुलती है। हालांकि मैंने जितनी भी पिक्चर्स देखी हैं उनमें प्लूटो इतना मोटा नहीं दिखाई देता और ना ही तुम्हारे जैसा टेढ़ा मेढ़ा। आज मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने कैंडी खरीद कर दी, इतने खूबसूरत फूल खरीद कर दिए, फिर भी मुझे डोनाल्ड, प्लूटो और न जाने कैसे कैसे खिताब दिए जा रहे हैं। मिसेस टॉनसेन, आपसे अपील करता हूँ कि लूसी को ऐसा कहने से रोका जाए। इससे मेरे दिल की तितली को ठेस पहुँचती है। बेचारी तितली, कमजोर, नाजुक, मुलायम सी, जो जरा सा छू देने से छुई मुई सी मुरझा जाएगी। फिर से शुरू हो गई। देखा आपने मिसेस टॉनसेन, क्या क्या बोलकर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए डोनाल्ड। तुम नहीं जानते तुम्हारी पीठ पीछे कितना अच्छा बोलती है लूसी तुम्हारे बारे में। आप ही ना मॉम बस इसे सिर पर चढ़ाकर रखती हैं। ये मेरे बारे में अच्छा बोलती है, मानना जरा मुश्किल है मिसेस टॉनसेन। सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए मॉम ऐसा कह रही हैं। मैंने इतने सालों में एक लफ्ज भी कभी अच्छा बोला है तुम्हारे बारे में? तुम इसके हकदार नहीं हो। क्यों लूसी, क्यों करती हो बेचारे के साथ ऐसा? बोल, या तुमसे कोई मिलने आया है। 1 मिनट। कौन चाहिए आपको? मुझे टॉमसन से मिलना है, जैक टॉमसन से। वो इस वक्त यहाँ नहीं है। हाँ, आप बता सकते हैं वो कब तक आ जाएगा? कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप उसका इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा आपसे मिलने के लिए। अगर कोई मैसेज देना है तो मुझे बता सकते हैं। वो मेरे लिए टाइम निकाल लेगा, आप देखना। अगर आपको ऐसा लगता है तो जैसी आपकी मर्जी। आउट। आप बाहर इंतजार कर सकते हैं। कौन था ये अजीब सा इंसान? पहले कभी देखा नहीं इसे यहाँ, शायद नया आया है। इसके जैसे कई होंगे शहर में। शायद इसे लगता है कि जैक का खोया हुआ बेसबॉल बैट ढूंढकर इसने जैक पर एहसान किया है, या फिर $1-2 कमाने के लिए जैक पर तेजाब फेंकना चाहता है। जैक भी बहुत लापरवाह है। देखो देखो कौन बोल रहा है। जैक बचपन से ही दिल का अच्छा रहा है। वो सिर्फ बेस हिट्स को लेकर थोड़ा कंजूस है, लेकिन आज उसका गेम देखने वाला था। क्या कमाल का खेला जैक ने। अक्सर स्टार प्लेयर्स कॉलेज के आखिरी साल टीम के कैप्टन बनने के बाद बेकार हो जाते हैं, लेकिन जैक ने तो कमाल कर दिया। अपने खिलाफ किसी को भी हिट करने का मौका ही नहीं दिया। आज के फाइनल गेम से ही तो चैंपियन डिक्लेयर किया जाएगा, है ना? बिल्कुल। मॉम, आपको देखना चाहिए था। मैं जैक के लिए कितना शोर मचा रही थी। मेरा बस चलता तो मैं ग्राउंड में जाकर। नहीं, मैंने नहीं देखा लूसी। ओह मॉम, हाउ अनकाइंड। एक्चुअली आई एम नॉट मच ऑफ ए फैन। यही कहना चाहती हो ना तुम? लेकिन ये सच है, मुझे ये गेम समझ में नहीं आता। अगर जैक ना खेल रहा होता तो सचमुच मेरे लिए ये गेम
काफी थका देने वाला था। जैक आज कॉलेज का सेलिब्रिटी है, प्रेसिडेंट भी उसके सामने कुछ नहीं है। हमारे एथलीट्स के लिस्ट में एक और बड़ा नाम, चैट थॉम्सन, कैप्टन एंड टीचर। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! सब लोग कैसे कंधों पर उठा उठा कर शोर मचा रहे थे। I cured him. मैं भी था उन सब में। मैं आपसे सहमत हूँ मिसेस थॉम्सन। अगर जैक नहीं खेल रहा होता तो मैं इस बेसबॉल के गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। फुटबॉल इज द रियल गेम। Of course. तुम तो यही कहोगे। मुझे भी ये गेम पसंद नहीं। मैंने सुना है कई बार तो खिलाड़ी जख्मी भी हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड जॉन ने जब कॉलेज ज्वाइन किया तब उनके पिता ने और मैंने उनसे वादा ले लिया था कि वो किसी भी कीमत पर कॉलेज में ये गेम नहीं खेलेगा। मिसेस थॉम्सन, आपने एक अच्छे खिलाड़ी को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे जैसे हेलो मॉम। Where is your father? यही बाहर है। प्रोफेसर सिमन से बातें कर रहे हैं। खाना खाने के बाद जब हम बाहर निकले तो उन्हें प्रोफेसर मिल गए और साथ चलते चलते यहाँ तक आ गए। लेकिन आप लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग आगे निकल आए। हमने सोचा कि तुम दोनों ने शायद आज की अपनी सफलता का जश्न मनाने का कोई खास प्रोग्राम बनाया हो। हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने फादर की निगरानी में एवलिन के साथ भाग जाना चाहता था, है ना? खबरदार, खबरदार, तो सोचा भी तो। तुम्हारी शादी में मेरा बढ़िया गाउन पहनने का चांस अगर तुमने बर्बाद किया तो तुम्हारी ये बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। दुल्हन के साथ खड़ी होकर मैं भी कितनी शानदार दिखूंगी, है ना मॉम? Of course, dear. Shut up! जैक, तुमने प्रोफेसर सिमंस को अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा? कहा था मॉम, लेकिन शायद उन्हें कहीं और भी जाना था। अब बाय द वे जैक, आसपास से एक अजीब सा लड़का तुमसे मिलने आया था। आसपास से मतलब वो कॉलेज का नहीं था? अपना नाम क्या बताया उसने? नहीं, नाम तो नहीं बताया। कीकड़े जैसा लग रहा था। अच्छा। उसने कहा बाहर इंतजार करेगा। बाहर नहीं दिखा तुम्हें? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया। शायद वापिस आए। काफी उतावला लग रहा था तुमसे मिलने के लिए। कैंपस में सब गा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। बोल, मीट परेड कब शुरू होने वाली है? लगता है अभी शुरू होने वाली है और सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं तो लीग तक परेड के साथ साथ चल के जाने वाली हूँ। लेक तक क्यों? मॉम, लीग में कस्टमों पर उत्सव हो रहा है जिसमें बॉन फायर फिर डांस जैक के ऑनर में हो रहा है। सब मैं नहीं देखूंगी। ओह, कम ऑन सिस्टर लूसी, तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ कम नहीं सुनने को मिलती है। ठीक कहा तुमने जैक। ठीक कहा तुमने जैक। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम जवान लड़के लड़कियों को दिखा दूंगी मैं आज भी किस जोश के साथ डांस कर सकती हूँ। देख लो मॉम, कहीं कोई क्रैम्प ना आ जाए आपके पाँव या कमर में। नॉनसेंस जैक। ओह माय डियर ओल्ड मदर, यंग मदर आई शुड से। चलो चलो, सब चलते हैं। तुम लोग चलो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। Come on, Jumbo. जंबो एंड बुल। और लूसी सोचती है कि मैं कोई निराश जानवर हूँ। चलो। जैक, तुम भी चलो। अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलेंगे। I'm so proud of you, Jack dear.
ऐसा कहकर तुम मेरे अहंकार को और बढ़ावा दे रही हो। बट इट्स ट्रू। अगर ये सच है तो भी खुदा के लिए मुझे मत बताओ। बहन की तारीफ से अभी तक नहीं उबर पाया हूँ। ओह जैक, तुम नहीं जानते मुझे कितना गर्व महसूस हुआ जब मैंने ग्रैंड स्टैंड में बैठकर तुम्हें खेलते हुए देखा। बार बार मैं खुद से कह रही थी कि जैक मुझसे प्यार करता है, जैक मेरा है। और मैं सोच रही थी उन सभी लड़कियों के बारे में जो मुझसे कितना जल जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्लीज एवलिन, ऐसा कहकर तुम मुझे स्वार्थी और छोटा बना रही हो। स्वार्थी? छोटा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जैक? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सीट के ऊपर खड़े होकर सब लड़कियों से चिल्ला चिल्ला कर कह दूं कि क्या हक बनता है तुमको जैक के बारे में सोचने का। जैक मेरा है, जैक मेरा है। हे लिसन, जैक मेरा है। बस 3 महीने का इंतजार और फिर जैक हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। 3 महीने? जानती हो, ये 3 महीने मेरे लिए 3 साल के बराबर हैं। 3 सदियां। लेकिन मैं तो बस ये बता रही थी कि तुम खेल के मैदान में किस शान से खेल रहे थे। एवलिन, ठीक वैसे ही जैसे कोई महान योद्धा जंग के मैदान में अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाता है। जैक, मैं सोच रही थी कि हमारी जिंदगी का खेल भी तुम इसी तरह शांत स्वभाव से खेलते हुए, सबको अपने साथ लेकर, किसी को उकसाकर तो किसी को समझाकर, अपनी एक बढ़िया टीम बनाकर हमेशा जीत की तरफ बढ़ते जाओगे, मगर हारने वाले को ये अंदाजा तक नहीं होने दोगे कि वो तुमसे कम होशियार या कम ताकतवर है। ओ जैक, आई लव यू सो मच। अब एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगा अपनी तारीफ में। आई पॉजिटिवली रिफ्यूज। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं बस यही सब कहना चाहती थी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा एवलिन कि तुम जैसा भी मेरे बारे में सोचती हो मैं वैसा बनकर दिखाऊं। खेल के मैदान की बात अलग होती है। यहाँ एक बार मैदान में उतर गए तो खेलना ही पड़ता है, वो भी जीतने के लिए। और शायद मेरा आज का दिन दूसरी टीम वालों से ज्यादा खुशनसीबी का था। बस इतनी सी बात है। ये बात भी तुम जैसा संतुलन रखने वाला खिलाड़ी ही कह सकता है। Oh, Jack, you are a dear. रगे हाथों पकड़ लिया मैंने। एवलिन, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और लूसी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए राजी ना कर सका तो वो खुद अंदर आकर तुम्हें खींच कर ले जाएगी। परेड शुरू होने वाली है और सब परेड देखने जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। मैं तो किसी भी कीमत पर परेड मिस नहीं करूंगी। क्या आप दोनों नहीं चलेंगे हमारे साथ? नहीं, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे, या फिर बेहतर होगा कि जैक, परेड तो यहीं सामने से गुजरने वाली है ना भाई। हमारे वक्त में तो ऐसा ही होता था। यस डैड। तो फिर तुम सबके साथ वहाँ पहुँचो एवलिन। और लूसी बता रही थी कि तुम लोग परेड के साथ साथ चलोगे, तो जब परेड यहाँ सामने से गुजरेगी तो हम यहीं से शामिल हो जाएंगे। भाई, मैंने अपने वक्त में ये सब कुछ इतनी बार देखा है कि अब मेरे लिए इनकी कशिश और चमक दमक बेमानी है। और फिर जैक तो आज की गेम का हीरो है, जिसे ढूंढने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों जैक? डैड, आपके इस हीरो को सबने चूम चूम कर नीला काला कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। हम लोग जब यहाँ से निकले तो तुम भी आ जाओ। श्योर। बाय बाय। अपने पुराने कॉलेज में वापस आकर
मेरे दिल से पिछले इतने सालों का बोझ उतर जाता है जब मैं अपने उन हमउम्र साथियों से मिलता हूँ जिनके साथ यहाँ मैंने अपनी जवानी बिताई है। लेकिन जब भी आता हूँ तो लगता है कि पुरानी यादों के निशान धीरे धीरे मिटते से जा रहे हैं। यस डैड, मेरे यहाँ रहते भी काफ़ी कुछ बदल गया है। दिल बुरी तरह से डूब जाता है हर बार जब यहाँ आकर देखता हूँ कि वो पुरानी जगह या तो तोड़ दी गई है या फिर तोड़कर फिर से नई बना दी गई है। मैं समझ सकता हूँ डैड, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे होंगे। तुम शायद अभी ये नहीं समझ सकते कि वो जगह जहाँ हमने अपनी जवानी के दिन बिताए हों हमारे लिए क्या अहमियत रखती है जब हम अपनी उम्र में आगे बढ़ जाते हैं। जवानी की यादों के ये मंज़र हमारे दिलो दिमाग में पत्थर पर नक्काशी की तरह खुद जाते हैं जिन्हें ज़िंदगी की तेज़ और कुंद हवाएं भी मिटा नहीं सकती। आप सही कह रहे हैं डैड। मेरी जवानी के वो हसीन पल, मेरी क्या किसी की भी जवानी के हसीन और खुशनुमा लम्हे मरते दम तक साथ चलते हैं। साफ साफ कहिए ना डैड जो आपके दिल में है। क्या? आपने एवलिन को तो इसलिए बाहर नहीं भेजा कि आप यहाँ बैठकर अपने पुराने यादों की बातें कर सकें। यू नो दैट डैड। सही कहा तुमने, लेकिन जिस मुद्दे पर मैं आज तुमसे बात करना चाहता हूँ वो हम दोनों के लिए इतनी दुखदाई है कि हिम्मत नहीं हो रही। ख़ास तौर से तुम्हारी जीत की खुशी वाले दिन इस तरह की नापसंदीदा बात करने की। नेवर माइंड दैट डैड। हाँ, फिर वही सोचता हूँ पता नहीं कब तुमसे ऐसे अकेले में मुलाकात हो पाएगी। तुम्हारी माँ के होते तो ये सब बातें मैं नहीं कर सकूँगा। आई अंडरस्टैंड। मैं काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ इस बात को लेकर, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने सब कुछ ठीक तो कर लिया था ना। फिर तो आप बेफिक्र हो जाए डैड, क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक है। ओह, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन तुमने मुझे खबर क्यों नहीं पहुँचाई? कुछ दिनों पहले तक मैं कुछ नहीं था बताने को। ऑपरेशन कब किया गया? लास्ट मंडे। तो ऑपरेशन के बाद से उस लड़की से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन उसी रात मुझे उसने एक नोट लिख कर भेजा कि सब कुछ ठीक हो गया है और मुझे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पिछले 5 दिन से तुम्हारी उस लड़की से कोई बात नहीं हुई? नहीं। चलो ठीक है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होती तो उसने तुम्हें खबर ज़रूर भिजवाई होती। हाँ, सो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बुरी तरह से डर गई है और मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद ना तो मैंने उसे कोई फ़ोन किया और ना ही उसके ख़त का जवाब दिया। ये तो तुमने ठीक नहीं किया जाए। आई नो इट डैड, आई नो इट। लेकिन तभी मुझे एवलिन का ख़त मिला कि वो खेल के कमेंसमेंट वीक के लिए यहाँ आने वाली है। तब मुझे लगा पुराना अफेयर कितना परेशान कर देने वाला था। मैंने तय किया कि मैं ना तो उसके ख़त का जवाब दूंगा और ना ही उससे कोई वास्ता रखूंगा। और जब मुझे ये पता चला कि उसका सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे लगा कि ये रिलेशनशिप यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लिसन माय बॉय, हर इंसान का एक खोखला गुरूर होता है जो इस तरह के हालात में सर चढ़कर बोलता है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि जिस बच्चे को वो पैदा करने वाली थी वो तुम्हारा ही था? यस डैड, वो बच्चा तो मेरा ही था। हालांकि मैं चाहता था कि अगर जो इसमें कोई शक की गुंजाइश होती तो मेरी आत्मा पर से कितना बड़ा बोझ उतर जाता, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं उसे इस तरह बदनाम नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है, लेकिन काश मुझे उससे उतना ही प्यार हुआ होता जितना मुझे एवलिन के साथ है।
तो मैं ज़रूर उसके साथ शादी कर लेता। लेकिन अगर तुम्हें उसके साथ प्यार नहीं था तो फिर क्यों तुमने क्यों? उसके साथ? क्यों? कैसे दूं इस क्यों का जवाब? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आप दे सकते हैं इस क्यों का जवाब? बी फ्रैंक डैड, प्रोफेसर सिमंस ने जो घटनाएं अनजाने में बताई हैं आपके पढ़ाई के 4 सालों के बारे में, उससे तो यही साबित होता है कि आप भी कोई सेंट एंथनी नहीं थे। अपने उन बीते दिनों में झांककर अपने ही इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए डैड, कि मैंने क्यों उस लड़की के साथ, वाई इन द फर्स्ट प्लेस। हम सब ने अपने चेहरे पर उस गंदगी की परत चढ़ा रखी है और इस परत के पीछे हम किसी को झांकने नहीं देते। मेरे पास तो इसका यही एक जवाब है। That's it. आपको क्या लगता है डैड कि जो पुरुष एवलिन से प्यार करता है उसी ने किया है वो कुकर? नहीं डैड, 1000 बार नहीं नहीं नहीं, ऐसा ख्याल भी घिनौना है। डैड, ये हमारे अंदर का वो जानवर है जो हजारों हजारों सालों से जंगलों में घूम रही नंगी मादा को दबोचने के लिए उसका पीछा करता है। जैक, तुम ये सब दलीलें देकर अपने कर्म से बचना चाहते हो। असल में जब हमारे अंदर का संयम को लेकर हर कोई भाषण देता है, पर इस पर अमल कितने मर्द करते हैं और कितने कर सकते हैं? हमारी कुछ लालसाएं, हमारे कुछ आवेग हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये बात तो जगजाहिर है। दुनिया का इतिहास भी इस बात की गवाही देता है। तो फिर सच क्या है? सच तो ये है डैड कि ना हमारे पास आदर्श हैं और ना हमारी कदरें कीमतें सच्ची हैं और ना ही हमारे आचार विचार पवित्र हैं। हम सही और गलत की पहचान करने में इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर का जानवर भूखा और स्वार्थी है। इसलिए हम बुराई को भी अच्छाई के चश्मे से देखते हैं। आप बताएं, आप जिस संयम की बात कर रहे हैं और उसकी कमी मुझ में साबित करना चाहते हैं, वो आपके अंदर से कब निकला और निकला भी या नहीं? जैक, तुम अभी बच्चे हो। अपने परिवर्तनवादी विचारों को अगली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि ये विचार सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, इनमें व्यवहारिकता नहीं है। और मैं इन बातों को तुम्हारी तरह से नहीं सोचता। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन तुम उस लड़की को बिस्तर तक लाए ही क्यों? क्या तुम्हारा अपना कोई स्टेटस नहीं, कोई टेस्ट नहीं, या तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि तुम्हें अपनी क्लास का भी ख्याल नहीं रहा? कम ऑन डैड, उस वक्त टेस्ट और स्टेटस की सोचता ही कौन है डैड? जिस तरह से तुम्हारी परवरिश हुई है उसके मुकाबले तो वो लड़की कहीं भी हमारे बराबर की नहीं थी। शी इज ए वर्किंग गर्ल, स्टेनोग्राफर है। क्या उसका कोई नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार है जो तुम्हारे इश्क के मसले अबॉर्शन को लेकर? उसके फादर की डेथ हो चुकी है। उसकी माँ है जो कुछ कम दिमाग है और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकती। 2 बहनें हैं जो काफ़ी छोटी हैं अभी। एक भाई है 18 साल का, मैकेनिक है शायद, और सिर्फ वीकेंड्स पर घर आता है। मतलब ये लड़की और उसका भाई घर को चलाते हैं? सो आई बिलीव। ओ जैक, आई नो इट डैड, आई नो इट। दुष्टता मैंने की है, इस बात का एहसास है मुझे। आई नो इट। मुझे पहले ये एहसास क्यों नहीं हुआ? उस वक्त तो लगा कि इसमें मजा है। एक खेल है जो हम मैदान में नहीं बिस्तर पर खेलते हैं। उस वक्त इस खेल की संजीदगी मेरे दिमाग में ही नहीं आई और उस दिन से मैं पछता रहा। हर रात गहरी खाई में उतरकर सुबह उठ जाता। मुझ में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी रही है। हो सकता है मेरे किए का कड़वा पछतावा मुझे एक बेहतर इंसान बना सके, कम से कम इतना बेहतर कि मैं एवलिन का पति बनने के काबिल हो पाऊं। गॉड ग्रांट इट माई बॉय।
तुम जब इस तरह की मुसीबत में पड़े तो तुमने साफ दिल से आकर मुझसे बात की। यानी तुम एक बाप की तरह ही नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह भी मेरी इज़्ज़त करते हो, और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डैड, आपने तो ये सिखाया था ना मुझे आपसे साफ दिल से बात करना। हालांकि ये ऐसी बात थी कि जिसे मुझे छुपाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसे नाजुक वक्त में आपके सिवा मेरा कोई नहीं। $200 मैं कहाँ से लाता डैड? बाप की कीमत अक्सर महंगी ही होती है। यहाँ पर वही एक डॉक्टर था जो इस तरह का काम कर सकता था, और शायद वो जानता था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और उसने हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी थोड़ी बहुत इंक्वायरी की होगी। उसे पैसे देने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था डैड। लेकिन आपने जो मेरी मदद की है ये मेरे ऊपर उधार रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलतियों की कीमत आपको अदा करना पड़े। जो हुआ उसे भूल जाओ, अंत भला सो भला। तुमने गलती की और तुम्हें सबक मिल गया। बाहर का शोरगुल मेरे अंदर फिर से पुराना जोश पैदा कर रहा है। आओ सबके साथ चलते हैं। मैं बैंड के साथ चलते हुए सबसे आगे रहना चाहता हूँ। Yes, Dad. Let's do that. यस कम ऑन लेट्स गो। रुको टाउनसेंड, मुझे एक बार बात करनी है तुझसे। All right, Murray. Come in. तुम्हारे लिए जरूरी ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम यहाँ मुसीबत में आ जाओगे मरे। अपना दिमाग ठंडा कर लो, फिर आना इधर। फिर भी तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कह दो। कहने के लिए आया हूँ और कहकर ही जाऊंगा। डैम यू, कैसे चैन से खड़े हो तुम आज शानदार कपड़े पहने। इतनी शान से तो खुदा भी खड़ा नहीं होता होगा। और नैली, क्या हुआ नली को? शी इज डेड। डेड? तुमने मारा है उसे, तुम उसके कातिल हो। नो नो, यू डोंट मीन दैट। उसने तो मुझे लिखा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। डेड? शी इज डेड। नैली मेरी बहन मर चुकी है। नो, इट्स इम्पॉसिबल। ये झूठ है। इसमें तुम्हारी कोई चाल है और तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। वो मर चुकी है। आज सुबह वो मर गई। आज सुबह? लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं? ओह गॉड, उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? ये कहना चाहते हो? उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें लिखा था कि उसकी हालत नाजुक है, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। यदि उसे पता होता कि तुम्हें उसकी फिक्र है या उसे तुम्हारा कोई जवाब मिल जाता तो हो सकता है वो बच जाती। पर शायद वो जानती थी कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। Stop for God's sake! मैं जानता हूं उसे मुझे लिखना चाहिए था और मैं लिखना भी वो चाहता तो हूं। बस यही कहती रही, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम जानते हो उसकी मौत कैसे हुई, तुम जानते हो उसे किसने मारा है। मैं कुछ नहीं समझ रहा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसको मार डाला गया और ये तुम जानते हो। She was murdered. Murdered? Yes, और तुमने मारा है उसे। मैंने मारा है उसे? तुम पागल तो नहीं हो गए? और तुम्हारे उस डॉक्टर ने। तुम्हें लगा जब तक चाहो मजे उड़ाते रहो। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, तुम यहाँ चैंपियन बनने में मसरूफ थे और वो वहां मर रही थी। तुम उसे बर्बाद करके फेंक सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुम कॉलेज के टॉप क्लास समीर बाप के बेटे हो। और मेरी बहन को तुम शादी करने के लायक नहीं समझते, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो तुम उसे मरने के लिए एक जाली डॉक्टर के पास भेज देते हो।
वो मान जाती है, वो सब करती है जो जो तुम कहते हो, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। और तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि उसके खत का जवाब दे सको। वो वहां मर रही थी और तुम यहाँ अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। ये सब उसने बताया तुम्हें? एक एक लफ्ज नहीं, वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, बार बार पूछा, लेकिन उसने एक लफ्ज नहीं बोला तुम्हारे खिलाफ। और तुम इतने घटिया निकले लिजली से केचुए की तरह। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह से मदद करने की कोशिश की वो मैंने। मर गई क्योंकि तुमने उसकी परवाह नहीं की। तुम्हें लगा जब तक चाहो उसके साथ मजा उड़ाते रहो, और जब तुम्हें कोई दूसरी अपनी पसंद की लड़की मिल जाए तो तुम उसे फेंक कर शादी कर लो। वो लड़की वही है ना जिसके साथ तुम अभी आए थे। लेकिन मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे, मैं तुमसे तब से नफरत करता हूँ, और तुम्हारी जात के हर शख्स से मुझे नफरत है। तुम अमीर लोग यहाँ पढ़ने आते हो और समझते हो तुम हम गरीबों के साथ कुछ भी कर सकते हो, नौकर समझते हो हमें। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम लोग क्या हो? निहायती कामचोर, अपने बाप के पैसों पर बैठने वाले, और हमारी लड़कियों को अपनी झूठी शान दिखाकर दबोचने वाले गैंग। मुझे मालूम था ऐसा होगा, मैंने नली को चेतावनी भी दी थी, उसने हंसकर टाल दिया। माँ के बुलाने पर जब मैं घर पहुंचा तो उसको डॉक्टर के ले जाने की जिद की, उसने मना कर दिया। फिर भी मैं डॉक्टर को लेकर आया, और तुम्हारे डॉक्टर को नहीं, किसी दूसरे को। उसने नैनी को देखकर बताया वो नहीं बचेगी। मैं जानता था वो मरने वाली है। यदि उस वक्त तुम मुझे मिलता तो मैं तुम्हें, मुझे मालूम है नैली को तुमने मारा है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। पड़ोस की एक लड़की ने बताया, नैली ने उसे भेजा था तुम्हारे डॉक्टर के पास में दवा लेने के लिए। मैंने एक पिस्तौल का इंतजाम किया और उस लड़की की मदद से तुम्हारे डॉक्टर के पास पहुंच गया। जैसे मैंने पिस्तौल निकालकर डॉक्टर के माथे पर ताली, उसने सब बता दिया तुम्हारे बारे में, और उसने मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे वो पैसे भी दिए जो तुमने उसे दिए थे। मैंने वो ले लिए। हो सकता है मैं चुप रहूं। मिस्टर मरे, ये सारा मामला काफी डरावना है, और तुम जो भी कह रहे हो मुझे यकीन है उस सब पर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ईमानदारी पर भी यकीन करो, क्योंकि मैंने जो कुछ किया वो इसलिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इस तरह से ट्रेजिक हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। तुम महसूस नहीं कर सकते मरे, इस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है। जैसा तुमने कहा, मैं खुद को कातिल समझ रहा हूं। ये ख्याल मुझे जिंदगी भर अंदर से सालता रहेगा। तुम्हारे इस तरह महसूस करने से वो जिंदा नहीं हो जाएंगे। वो बहुत देर हो गई है। देर हो गई इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने किसी को बताया नहीं? तुम्हारे डॉक्टर के यहाँ से निकल के मैं घर पहुंचा तो वो मर चुकी थी। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। मैं तुम्हें मार दूंगा, यही सोच कर आया था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, मैं तुम जैसे नीच इंसान के लिए फांसी क्यों चढ़ूं, जबकि तुम्हें सजा देने के और भी तरीके हैं। लेकिन तुमने किसी को बताया तो नहीं है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? मारे, अपने लिए, अपनी बहन की इज्जत के लिए, अपने खानदान के नाम की इज्जत के लिए तुम्हें इस मामले पर पर्दा डालना होगा। मैं खुद को बचाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा। तुम जो भी सजा, जैसे भी सजा देना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मरे, तुम्हारे मेरे परिवार में दूसरे लोग भी हैं
जिनकी जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। नैली का भी कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ, मेरे फादर, मेरी बहन, मेरी माँ तो ये सुनकर मर ही जाएगी। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ सब बेकसूर हैं, इनसे बदला मत लो। तुमने मारा है मेरी बहन को, तुमने मारा है, तुमने मारा है क्यों मेरी ये बहन बात को। बार बार कह रहे हो? तुम जानते हो कि उसकी मौत महज एक एक्सीडेंट था। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे अपनी जान देकर भी बचा लेता। तुम्हें अब इस बारे में चुप रहना चाहिए। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुमने कहा डॉक्टर ने तुम्हें पैसे दिए, है ना? तो मैं तुम्हें उससे 10 गुना पैसे देने को तैयार हूं। और मैं वादा करता हूं मरी, उतने पैसे मैं तुम्हें हर साल जिंदगी भर देता रहूंगा। माई फादर इज रिच, हम तुम्हें अच्छा काम दिलवा देंगे। यस, हाँ, तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना। लेकिन मरे जो जिंदा हैं वो बेकसूर है, उनकी जिंदगी खराब मत करो। तुम मेरी बहन की मौत को खरीदना चाहते हो। पैसा देना चाहते हो मुझे? You bastard! मरे, here, take it, shoot me मरे, come on, मार दो मुझे, खत्म कर दो ये कहानी मेरी मौत के साथ। कम से कम उनकी जिंदगी खराब नहीं होगी जो बेकसूर है। शूट मी मरे, शूट मी। यही सजा है तुम्हारी। You bastard! You dirty bastard! मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। You bastard! यही नो, सजा है तुम्हारी। मरे, रुको मरे, मरे। तो सभी दर्शकों ये थी प्रस्तुति का यूजिनो नील शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये मैं अकादमी के निदेशक
श्री रमेश गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और साथ में नाटक के निर्देशक श्री रवि शर्मा सर को भी लेकर आए और मैं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करूं। आदरणीय सर। दर्शकों, थोड़ा सा समय और चाहेंगे हम आपका। सबसे पहले मैं पात्र परिचय तो नहीं कराऊंगा, अभिनेताओं के नाम आपको जरूर बताऊंगा। रोहित, विवेक, कौशाम्बी, प्रतिभा, दिव्या, सुधांशु और अखिल खट्टर, जय तिवारी, मुन्ना, राहुल और आपका क्या नाम है? आशीष को बोलने दीजिए। आशीष दुबे। सद्दाम हुसैन और उसके बाद से है हमारे आशुतोष, नाज़मी, अनंत, मेधा एंड पूजा और गोपाल और हमारे पीछे जो साथी हैं धीरज, आपका नाम क्या है? रूबी, ये दोनों बता दिया। प्रभात, मुनीश, रमीज, सचिन, आपका क्या नाम है? और अविनाश। जी हाँ, स्टेज में भी काम कर रहे थे लोग। और साथ ही मैं आपको डीपी बता देता हूँ कि आखिर चीज़ क्या है। हिंदी ट्रांसलेशन किया रवि शर्मा सर ने ही। सेट डिजाइन अनंत शर्मा एंड सद्दाम तेराकी, सेट डिजाइन। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो है लाइटिंग का, वो किया है राघव प्रकाश सर ने। मंच पर आए। सेट प्रॉपर्टीज प्रतिभा विश्वकर्मा, सेट कंस्ट्रक्शन चंद्रभान विश्वकर्मा और उनका साथ दिया मोहम्मद इरफान और राजकुमार जी ने। डिजाइन आपको पसंद आया होगा, सद्दाम हुसैन, राखी और अनंत शर्मा। कॉस्ट्यूम एग्जीक्यूशन मेधा एंड कौशाम्बी, कोऑर्डिनेशन रूबी, अमित, मुनीश। राघव सर, जोरदार तालियां एक बार। मेकअप अजय कुमार राठौर साहब, अगर सुन रहे हो, पीछे हो, आगे हो, आ सकते हैं मंच पे। और उसमें अमित मौर्य का भी योगदान था। लाइट एग्जीक्यूशन में बहुत साथ दिया था सेट करने में राहुल, सुजीत, आकाश, मुनीश, अभिषेक, रमीज। और टेक्नीशियन का जो सहयोग था उसमें साउंड डिपार्टमेंट से जितेंद्र सिंह नेगी, दिनेश चंद्र गुप्ता, राजेश मौर्य लाइट डिपार्टमेंट से। म्यूजिक अरे बस उनका जन्मदिन है आज, इसलिए थोड़ा सा उनको स्पेशल तरजीह दे रहा हूँ मैं। म्यूजिक डिजाइन एग्जीक्यूशन कासिम अली, मंच पर आ जाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अविनाश, आशुतोष, रमीज, अभिषेक ने म्यूजिक में उनका साथ दिया था। स्टेज मैनेजमेंट धीरज, मुन्ना, सुजीत। पब्लिसिटी आशुतोष शुक्ला, राहुल, शैलेंद्र, रमीज, कासिम। सपोर्टेड बाई सुजीत एंड कृष्णा। ब्रोशर पोस्टर कासिम अली, आ जाइए कासिम साहब। सपोर्टेड रमीज, पूजा, रोहित। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए असिस्टेंट डायरेक्टर का दिव्या सिंह एंड प्रतिभा विश्वकर्मा। और इंटर्न जो भी हैं जिन्होंने बहुत हेल्प किया होगा, होपफुली आप जरूर मंच पे आ जाए। और बीएनए स्टाफ का जो सहयोग है ये तो सराहनीय है। आपका भी बहुत बहुत योगदान है, आप लोग अपना समय निकाल कर आए। उससे पहले मैं आपसे निर्देशक महोदय, नाटक के निर्देशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द जरूर कहें अपने अनुभव के विषय में। सारा कुछ काम करने के बारे में बोलना ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि बच्चों में काफ़ी जोश है, करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साधन है, माहौल इनको खुद बनाना है। माहौल इनको खुद बनाने से मेरी मुराद ये है कि एक ख़ास किस्म का क्रिएटिव एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, जिससे ये ज़्यादा सीख भी पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। रियलिस्टिक नाटक करना चाहते थे ये बच्चे, लेकिन रियलिस्टिक नाटक जो है वो थोड़ा सा इनफैक्ट कठिन होता है। फिजिकल थिएटर और या
नौटंकी या कोई फॉर्म लेकर के नाटक करने में वो फॉर्म जो है वो आपको आपकी काफ़ी सारी खामियां, काफ़ी सारी कमियां जो हैं उनको ढक लेते हैं। लेकिन रियलिस्टिक में तो आप यहाँ हैं और रियलिस्टिक हैं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि स्पीच जो है वो काफ़ी खेल खेलती है। स्पीच पर काफ़ी काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन उर्दू के लफ्ज़ जो हैं उनमें कहीं कहीं मात खा जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बड़ी एक कोशिश है। और अमेरिकन प्ले राइट जो क्लासिक बन चुके हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है अपने लिटरेचर के लिए, ऐसे एक लेखक का के नाटक करना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा कल्चर और वो कल्चर बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। कहीं कहीं हम बात कर रहे होते हैं, उसमें हमारा इंडियनिज़म जो है वो ज़रूर आ जाता है, उसको कई बार हटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक विदेशी नाटक को हिंदी भाषा में करना और उस तरह का कैरेक्टराइजेशन करना, वैसे ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना, ये सारे काम काफ़ी कठिन हैं और इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है जो सराहनीय है। अनुशासन ज़्यादा हो ऐसी मेरी अपेक्षा है। भविष्य में ये बच्चे अगर रख सकें अनुशासन तो। धन्यवाद। अब मैं अकादमी के निदेशक श्री रमेश गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द जरूर करें और धन्यवाद ज्ञापित करें। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के इन छात्रों के लिए जब से मैं निदेशक हुआ हूँ, मेरी ये कोशिश है कि इनको अच्छे से अच्छे डायरेक्टर ला के दूँ। उसी श्रृंखला में मैंने रवि शर्मा जी को यहाँ बुलाया और आपने देखा होगा कि नाटक शायद आपको उतना ना पसंद आया हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है कि प्रशिक्षण के हर पहलू के बारे में हमारे बच्चों को, नाटक के हर पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने सेट, कास्ट्यूम, लाइट्स और डायलॉग्स बच्चों के, इन सब चीज़ों को देखा होगा और इनका सराहनीय कार्य है। मेहनत आपकी बहुत ज़बरदस्त है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमारे पूर्व छात्र राघव प्रकाश जो लाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, बहुत ही काबिल लाइट डिज़ाइनर हैं और मैं कोशिश में रहता हूं कि इनसे हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, इसीलिए इनको बार बार बुलाता हूं, बुलाता रहूँगा। दूसरी चीज़, बच्चों में क्रिएटिवनेस हो, इसलिए मैंने ये भी बच्चों को आज़ादी दे रखी है कि अपने आप प्रस्तुतियाँ, कक्षा अभ्यास प्रस्तुतियाँ तैयार करते रहें और उनकी मैं सराहना भी करता हूँ। कुछ बच्चों ने ऐसा काम किया और कुछ कर भी रहे हैं। इसी श्रृंखला में ब्लाइंड नाटक आप देखेंगे 20 तारीख को 3 बजे। कौन कर रहा? सद्दाम हुसैन। और भी बच्चे करना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव है, इसलिए हम इसमें दीक्षांत समारोह में उसको नहीं लगा पाए। कोशिश है कि अच्छा से अच्छा बच्चों को प्रशिक्षण मिले, उसी तरह से जिस तरह से ये बच्चे अपने 2 साल यहाँ देने आए हैं, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाएं कि इन्हें बाहर किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, बच्चों की सराहना करता हूँ। इसी तरह मेहनत करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। दोस्तों, एक सूचना और है, हमारा दीक्षांत समारोह होने वाला है। दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं कि दिनांक 18/1/2017 को 3 बजे और 6:30 बजे 2 नाटक हैं। 3 बजे है सजदा और 6:30 बजे ये शो आप देख पाएंगे फिर से। और 19 और 20 कास्टिंग दूसरी होगी जी, उसकी कास्टिंग दूसरी होगी, इसलिए आपको नीरस नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा फिर से।
और 19 तारीख को अभिनय से सत्य तक मनोज कुमार मिश्र सूफी मुंबई के हैं और यहाँ के पास आउट हैं। उनका नाटक बीएम शाह प्रेक्षागृह में देख सकेंगे। और 6:30 बजे उसी दिन बापू ने कहा था, त्रिवेंद्र कुमार सिंह ने डायरेक्ट किया है और देश के जाने माने प्रख्यात नाटककार राजेश कुमार द्वारा लिखा ये नाटक है, उसको भी आप देख पाएंगे 19 तारीख को ही। 20 तारीख को देखेंगे आप द ब्लाइंड, सद्दाम हुसैन के निर्देशन में, लेखक है खलील जिब्रान, बीएम शाह में। और 20 तारीख को ही देखेंगे आप, और बहुत ही लोगों ने इसकी फरमाइश भी की थी कि चंद्रगुप्त देखेंगे आप, निर्देशन पार्थो बंदोपाध्याय और लेखक है जयशंकर प्रसाद एवं DL राय, स्थान ट्रस्ट थिएटर। दोस्तों इसी तरह से आते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाटक देखते रहिए और फिर मिलेंगे हम जल्दी ही अगले नाटक में 18 तारीख को 3 बजे सजदा में। नमस्कार।